तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने घंटे सिर्फ सोते हो, आप कितने रिफ़्रेश हो जाते हो सोने के बाद, ये ज़्यादा मायने रखता है। स्लीप एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक्टिविटी मानी जाती है। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया और फिर टाइम मिला तो मैं सोऊंगा, तो आपने लाइट बंद कर दिया या डिवाइस बंद कर दिया तो आप तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ के जैसा स्लीप स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खाएंगे, वो आपको मदद करने से ज़्यादा बीमारियों को और ख़राब करती है। खर्राटे मार के सोने वाले आदमी को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरसली माना जाता है, सुकून से सो रहा है। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्राची शाह है। आई एम अ सर्टिफाइड स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट, मुंबई। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीप हेल्थ एंड वी हैव टुडे डॉक्टर अजय गोडसे, हु इज़ अ चेस्ट एंड स्लीप मेडिसिन फिजिशियन, मुंबई। हेलो सर। थैंक यू प्राची फॉर हैविंग मी ओवर हियर। अच्छा टॉपिक चूज़ किया है आपने आज। तो सर, आपके हिसाब से स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट होती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर प्रोबेबली बहुत निगलेक्टेड सा टॉपिक है ये। स्लीप इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि स्लीप हमें सिर्फ फिज़िकल रेस्ट नहीं देती है, स्लीप हमें हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स पे, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस पे काम करती है। तो अगर मैं एक छोटे से सादे सिंपल वर्ड में कहूँ तो स्लीप आपको रिजुनेट करती है। अगर आप एक एडिक्वेट क्वालिटी और क्वांटिटी स्लीप लेते हो तो आपके पूरे दिन के लिए या आपके पूरे दिन की परफॉर्मेंस में उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सो सर, आपके हिसाब से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आंसर करना पड़ेगा क्योंकि हर एज ग्रुप के साथ स्लीप की एडिक्वेट ड्यूरेशन, क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, वो बदल जाती है। अगर हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं 18 एंड अबव, तो यूजुअली 7 to 9 आवर्स या एवरेज 8 आवर्स स्लीप इज़ गुड इनफ फॉर देम इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वांटिटी। अगर हम बात कर रहे हैं एडोलसेंट्स की 12 से 18 के बीच में, तो समवेयर अराउंड 9 to 11 आवर्स स्लीप की क्वांटिटी इनफ हो जाती है। बट अगर हम 12 से नीचे के बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो 13 से 16 घंटे की स्लीप उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। बट ये हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में। सिर्फ क्वांटिटी देखने से फ़ायदे काम हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सोते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने घंटे सिर्फ सोते हो, आप कितने रिफ़्रेश हो जाते हो सोने के बाद, आपकी स्लीप की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो हम जब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो हम क्वांटिटी के बारे में तो कहेंगे कि अडल्ट के लिए 7 to 9 आवर्स, बट वो रिफ़्रेशिंग स्लीप होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो सर, अगर हम कहें कि रात को हम 4 घंटे सो गए और दिन में भी मैंने 3 घंटे की नींद ले ली, तो इस तरीके का पैटर्न यूज़फुल होता है या एट अ स्ट्रेच नींद होना ज़रूरी होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, एट अ स्ट्रेच। क्योंकि आपकी ब्रेक में आई हुई स्लीप आपकी बॉडी के लिए रिजुनेशन नहीं देती है। तो आपकी बॉडी के लिए कुछ स्लीप साइकिल्स में जाने के लिए एडिक्वेट टाइम्स, कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन्स या एंजाइम्स की रेगुलेशन करने के लिए एक एडिक्वेट टाइम के लिए कम से कम 7 to 9 आवर्स की स्लीप एट अ स्टेज लगती है। सर, सो स्लीप के बारे में जो मिसकंसेप्शंस होती है लोगों को, हम उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। अ, हमारे देश में पर्टिकुलरली थोड़ा सा इस तरीके का माहौल सा है कि अगर आप ज़्यादा सोते हो तो कम प्रोडक्टिव हो, आप लेज़ी हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत प्राउडली फील कर बताते हैं लोगों को कि हम सिर्फ 4 ही घंटा सोते हैं, फिर भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। प्रोबेबली एक पर्टिकुलर एज में ये आप पुल ऑन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुल ऑन कर सकते हो। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी यू आर केटरिंग टू। राइट। आप सिर्फ यंग हो इसलिए शायद आप उसके साथ पुल ऑन कर सकते हो, उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आपको इवेंचुअली दिखेंगे। और शायद लास्ट के 12-13 साल से जब से मैं फोकस स्लीप मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में, हमने ये बहुत बार देखा है कि यंगस्टर्स को इवन एट द अर्ली 20s एंड अर्ली 30s हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को होते हुए देखा है, चाहे वो कार्डियक डिसीजेस हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी का फैक्टर मिसिंग है। ऐसा ही मैंने एक्चुअली मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स के बारे में सुना है कि वो रात को जब कम सोते हैं और दिन नेक्स्ट डे जब उनको काम पे जाना होता है, तो वो जगने के लिए कॉफ़ी बहुत पीते हैं।
एंड कॉफ़ी अभी इतना एडिक्शन हो चुका है उनको कॉफ़ी का कि बिना कॉफ़ी के उनको लगता है कि वो जाग ही नहीं सकते। इस विशेष साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं किसी किसी तरीके से? बेसिकली आपने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का कनेक्शन बोल दिया है, क्योंकि आप अगर कम सोते हो तो आपको कोप अप करने के लिए, आपको पुल ऑन करने के लिए किसी एड्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो यहाँ पे कैफ़ीन आपकी शायद कुछ देर तक मदद कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कैफ़ीन जिस तरीके से आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है, कुछ घंटों के लिए आप अलर्ट ज़रूर फील करोगे, करेक्ट। लेकिन उसके जो आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ अ कॉफ़ी इन अ 24 आवर्स, करेक्ट। वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। राइट। तो अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना है तो कॉफ़ी कम करने से अच्छा स्लीप बेहतर करना शुरू कर दो। इनफैक्ट वहाँ पे एक कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं। ओके। हाइजीन बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो हाइजीन माने क्लीनलीनेस, इन ए करेक्ट। सादे सिंपल वर्ड में। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्लीन करना है अनवांटेड चीज़ें अबाउट द Right. स्लीप, राइट। एंड अंदर लानी है वांटेड चीज़ें अबाउट द स्लीप, ताकि आपकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर हो जाए। सर, अब इस स्लीप हाइजीन के लिए आप कुछ और डिटेल्स बता सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए? स्लीप हाइजीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इनफैक्ट कोई भी अगर स्लीप डिसऑर्डर की अगर मैं मैनेजमेंट करना शुरू करूँ तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर टाइप का स्लीप हाइजीन फॉलो भी करता है कि नहीं करता है। बिकॉज मैं अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करूँ करेक्ट। स्लीप प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या जानने के लिए, या उनको अगर कोई दवाई दे दूँ या कोई टेस्ट भी ऑर्डर करूँ, राइट। वो सारी चीज़ें फ्यूटाइल रहेगी अगर मैं उनकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी को पहले स्लीप हाइजीन से नॉर्मलाइज नहीं करने की कोशिश करूँ। राइट। कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं स्लीप हाइजीन में, मैं संक्षिप्त में ये इस वीडियो में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में। बेसिकली हमारी बेड पे जाने की नींद के लिए और बेड से उठने की नींद होने के बाद टाइमिंग मोर और लेस सेम होनी चाहिए। ओके। इरेटिक स्लीप शेड्यूल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको आदत है 11 बजे आप सोने के लिए बेड पे जाते हो और अगर 7 बजे आप बेड से निकल जाते हो सुबह नींद खत्म करने के बाद, तो ज़्यादातर ये टाइमिंग सेम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। किसी दिन आप 2 बजे नींद के लिए चले गए, किसी वजह आप 9 बजे तक सोते रहे। ये सारी चीज़ों में आपकी बॉडी की फिर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है आपके रूटीन की वजह से। ये बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिसको हमें सबसे पहले एंगेज करना पड़ता है या करेक्ट करना पड़ता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पे आप सोते हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। करेक्ट। स्लीप के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी रूम डार्क नहीं है, अगर कहीं से वहाँ पे लाइट आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली आप नींद अच्छे से कर नहीं पाओगे। करेक्ट। वहाँ पे कामनेस होना चाहिए, क्वाइटनेस होना चाहिए। अगर आवाज़ आ रहा है, प्रोसेशन आपके विंडो से आपका कोई साउंड आ रहा है, डिस्टर्बेंस है, तो आप ऑब्वियसली साउंड स्लीप नहीं ले पाओगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर। टू हॉट टू कोल्ड रूम में ऑब्वियसली आप अनकंफर्टेबल होते हो, तो आप स्लीप इनिशिएट भी नहीं कर पाते हो और स्लीप मेंटेन भी नहीं करते हो। करेक्ट। सो हमने पहले डिस्कस किया, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका टाइमिंग रेगुलर होना चाहिए नींद के लिए बेड पे जाने का और नींद होने के बाद बेड से निकल जाने का। सेकंड थिंग हमने ये डिसाइड करना है कि उसका रूम का टेम्परेचर आपका कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली सो सको। थर्ड थिंग हमने बात की कि वो रूम डार्क होनी चाहिए, नॉइज़ या लाइट से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो शायद आज की टॉक के लिए या आज की जनरेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर सी आदत हो गई है कि सोने से पहले हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। राइट। राइट। सपोज़ हम मोबाइल्स पे सोशल नेटवर्क पे होते हैं, करेक्ट। हम वीडियोस देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, या फिर इवन अगर हम काम भी करते हैं तो लेट नाइट तक हम काम करके आपके लैपटॉप के स्क्रीन्स ऑन होते हैं। करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ स्लीप के जो हमारे सेंसर्स होते हैं ब्रेन में उसको अफेक्ट करती है। तो आपने लाइट बंद कर दिया या डिवाइस बंद कर दिया तो आप तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ के जैसा स्लीप स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो हम ऑलवेज एक प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि अगर आपकी शेड्यूल स्लीप टाइम जो भी है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 11 o'clock नाइट में, तो उससे कम से कम 1 घंटा पहले आपके डिवाइसेस बंद होने चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट या वाइट लाइट जो आपके डिवाइस से इमिट होता है वो आपके आइज़ के लिए और आपके ये स्लीप सेंसर होते हैं उसके लिए डिस्टर्बिंग होता है। करेक्ट। सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पर्टिकुलर डिसीज़ रिलेटेड में हम आपको लोगों को बात करते हैं, बट जनरली स्लीप हाइजीन ये होता है कि आपका जो स्केड्यूल हो स्लीप का वो मोर और लेस रेगुलराइज हो और आपका जो एनवायरनमेंट हो वो स्लीप कंड्यूसिव हो। थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति ये सारी पैरामीटर्स या ये सारे एनवायरनमेंट्स में कंटिन्यूसली 10-12 दिन प्रैक्टिस करता है, फिर भी अगर उन्हें नींद नहीं आती है या साउंडफुल स्लीप नहीं आ पा रही है, तो हम आगे और क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशंस में प्रैक्टिकली उनको फिर मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्लीप नहीं आने के कारण ढूंढने पड़ते हैं। Okay. अगर उनका स्लीप हाइजीन एडिक्वेट है, अगर उनके स्लीप हैबिट्स नॉर्मल है या हेल्दी है, देन फिर हमें जाना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। वो कुछ हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में देखते हैं, कुछ विटामिन्स, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ फिजिकल एलिमेंट होते हैं। पेन होती है, क्रॉनिक पेन होती है जो आपको स्लीप नहीं आने देती है। कुछ तरीके होते हैं कि आपके कुछ एंग्जाइटी स्ट्रेस पैटर्न्स होते हैं जो आपको, जैसे आप बेड पे जाते हो, आपकी बेड रिलेटेड या स्लीप रिलेटेड जो एंग्जाइटी है वो शुरू हो जाती है। या एक बहुत कॉमन सी डिसऑर्डर है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जहाँ पे आपकी रात को नींद में आपकी सांस की नली बंद हो जाती है या रादर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है। तो काफ़ी बार जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो वो उस क्वेश्चन पे मेरी हिस्ट्री शुरू हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती है, माने नींद शुरू नहीं कर पाते हो या नींद आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। और इसका जब आंसर मुझे मिल जाता है तो हमें एक डायरेक्शन सी मिल जाती है कि आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। अगर हमारी नींद अच्छे से हम नहीं करते या एडिक्वेटली नहीं सोते हैं, तो हम इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे शरीर पे? आपका कहना है कि इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है? करेक्ट। इस आंसर को मैं शायद दो में डिवाइड करना चाहूँगा। कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट इतने ही हो जाते हैं कि हम इरिटेबल रहते हैं, हम थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखोगे कि काफ़ी सारे वर्क कल्चर में हम बहुत सारा एरोगेंस या इम्पल्सिव बिहेवियर देखते हैं एम्प्लॉयज़ से। अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो उनकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी शायद एडिक्वेट नहीं होगी, तो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनकी अफेक्ट हो जाती है। ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप जब इनएडिक्वेट स्लीप लेते हो तो आप दूसरे दिन जब ड्राइविंग व्हील पे होते हो तो आप ड्राउजी होते हो, तो ऑब्वियसली वो जो जजमेंट होता है व्हीकल चलाते समय वो आपका अफेक्ट हो जाता है। सो शॉर्ट टर्म में यूजुअली इस तरीके से इफेक्ट होते हैं। आपका कंसंट्रेशन लूज़ होता है आप जब काम करते हो या कोई इंपॉर्टेंट टास्क करते हो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं। हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप होने लगती है। इनफैक्ट हाल ही में लास्ट 10 दिन पहले की बात है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सा रिसर्च हमारे सामने आया है कि सिर्फ स्लीप ड्यूरेशन 4 घंटे से अगर कम है तो दैट इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ डायबिटीज़। करेक्ट। एज, वेट, एक्सरसाइज सब कुछ नलीफाई करने के बाद सिर्फ जिन लोगों का स्लीप का ड्यूरेशन लेस देन 4 आवर्स है उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं। तो ये डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, हार्ट डिसीजेस हो, ये मूड स्विंग्स हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी इनएडिक्वेट स्लीप के ड्यूरेशन के साथ जुड़ी हुई है। सर, इस इन्फॉर्मेशन से तो मेरे अंदर एक और मुझे क्वेश्चन आया है। अगर हम बात करते हैं जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं या जो इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, जो अलग अलग टाइम जोन्स पे काम करते हैं, हमारे हिसाब से अगर वो उस स्लीप स्केड्यूल में नहीं बैठते हैं जो नॉर्मल स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए, तो उनको ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे सिचुएशंस में स्लीप को कैसे वो कोप अप कर सकते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है ये, कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने की, क्योंकि कुछ प्रोफेशन की ये ज़रूरत है टू वर्क इन अ शिफ्ट। राइट। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि हॉस्पिटल में इस तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो शिफ्ट वर्क में काम करते हैं। करेक्ट। मैं जानता हूँ कि कुछ प्रोफेशनल कॉल सेंटर में भी लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैटर करने के लिए अलग टाइम जोन्स में काम करते हैं। करेक्ट। नाउ मेरी सिर्फ इतनी ही सलाह रहेगी कि अगर आपके लिए वो काम करना ज़रूरी है, अगर वो आपका प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट लीव द वर्क। करेक्ट। बट जब आप काम कर रहे हो तो आपके लिए वो डे है, करेक्ट। चाहे वो दुनिया के लिए नाइट हो। तो जब आपका काम
ख़त्म हो जाता है, अगर दुनिया के लिए वो नाइट है तो आपके लिए वो डे है। करेक्ट। सो बेसिकली आपको आपके नाइट में सोना है अगर वो दुनिया के लिए डे है तो, करेक्ट। और आपको आपके डे में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए जागना है। तो आप एग्जैक्टली सेम स्लीप हाइजीन फॉलो करोगे जब आप घर पे वापस आ जाओगे। यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप नाइट में काम करके घर पे मॉर्निंग आते हो तो ऑब्वियसली आपको आपके घर पे जब सोओगे 7 घंटा 8 घंटा, यहाँ पे अपनी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि मैं 3 घंटे की नींद करूँगा और फिर मैं मेरे फैमिली के बाकी के एक्टिविटीज़ में मदद करूँगा। करेक्ट। आपको आपके स्लीप का कोटा ख़त्म करना पड़ेगा 7 to 8 आवर्स, एंड दैट टू एज आई टोल्ड लास्ट क्वेश्चन कि आपको स्लीप हाइजीन के लिए आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपके बेडरूम का बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे लाइट नहीं आए, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। करेक्ट। थोड़ा डिफ़िकल्ट है भारत जैसे देशों में ये करना, बट अगर आपकी वो जॉब की रिक्वायरमेंट है टू वर्क इन अ शिफ्ट और इन अ नाइट शिफ्ट, देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू follow this sleep hygiene when you are at home. Basically, sleep should be priority to handle most of the health conditions or diseases in our population. राइट। आर देयर एनी फूड आइटम्स, ऐसी कोई खाने की चीज़ें होती है या कैफिनेटेड चीज़ें होती है जो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है? आपके क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया है। कैफ़ीन, येस, कैफ़ीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होता है आपके स्लीप को शुरू करने के लिए। तो हम यूजुअली हमारे स्लीप हाइजीन में कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका खाना प्रेफरेबली 3 घंटा पहले आपके स्केड्यूल स्लीप के होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका खाना अगर पेट में ही अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि यूजुअली आपके स्टमक को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो अगर वो अनडाइजेस्टेड है तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप आना और उसको मेंटेन करना आपके शरीर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हम ऑलवेज़ कहते हैं कि अगर आप 10-11 बजे अगर सोना चाहते हो तो आपकी लास्ट कॉफ़ी या टी इवन 5 बजे से पहले हो जानी चाहिए। राइट। अगर आप 5 बजे के बाद कॉफ़ी या टी पीते हो तो ये ब्रेन स्टिमुलेंट है, तो ये आपको अलर्ट रखते हैं, अवेक रखते हैं, तो आपको नींद आना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ कि शायद थोड़ा सा गुनगुना गर्म दूध शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप 1 आध घंटा पहले नींद के लेते हो, उससे आपकी नींद की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि दूध में एक नेचुरल ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर करता है। ट्रिप्टोफैन से याद आया, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो शायद हमें स्लीप को रेगुलेट करने के लिए, स्लीप इनिशिएट करने के लिए मदद करता है। तो वो हार्मोन कैसे रिलीज़ होता है, उसका साइकिल कैसे चलता है? आप मेलाटोनिन के बारे में बात कर रही हो। यस। इस पॉडकास्ट में कॉमन लोगों के लिए शायद मेलाटोनिन का सिक्रेशन शायद समझाना गलत होगा, बट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेलाटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हार्मोन होता है जो यूजुअली सनसेट के अराउंड सिक्रेट होता है। ओके। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा है। माने हमारे 10-15 जनरेशन भी पीछे जाओगे तो भी सनसेट के साथ मेलाटोनिन सिक्रेट होगा और 3-4 घंटे में आपको नींद आ जाएगी, और अर्ली मॉर्निंग मेलाटोनिन का मात्रा कम हो जाएगी तो आप अवेक हो जाओगे। सो मेलाटोनिन इज़ बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय योर ओन बॉडी एट द रिक्विजिट टाइम पीरियड, जो आपके लिए सही है। बट आजकल के ज़माने में कुछ ऐसा होता है कि हम 7 बजे हम कभी सनलाइट को एक्सपोज नहीं करते हैं, हम ब्राइट लाइट में होते हैं। आप यहाँ खुद देखो स्टूडियो में कि हम ब्राइट लाइट में बैठे हुए हैं, तो आपकी स्किन को कभी समझेगा ही नहीं कि अभी सनसेट हो रहा है, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन अफेक्ट होने लगता है। करेक्ट। तो मेलाटोनिन की कुछ टैबलेट्स आती है, बहुत सारे डेवलप वर्ल्ड में, स्पेशली जब मैं ट्रेन हो रहा था यूएस में, मेलाटोनिन इज़ ऑफ काउंटर मेडिकेशन। आपको आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप इंटेलिजेंटली उसको यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी हद तक हम कुछ सर्कैडियन स्लीप रिदम्स जिसको हम कहते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जो स्लीप रिदम्स डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम रीएडजस्ट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से उसमें भी मैं कहूँगा कि एक बार एक क्वालिफाइड स्लीप फिजिशियन को मिलके फिर मेलाटोनिन लेना सही बात है, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस स्लीप डिसऑर्डर का अगर अलग है या डिफरेंट है तो मेलाटोनिन नहीं काम करेगा। सर, नींद के बारे में तो हमने जाना, बट इसकी कितनी अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, या जो लोगों को लगता है कि नींद कम आना अच्छा चीज़ होता है या बुरा चीज़ होता है,
तो उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग कौन सी टाइप की डिसऑर्डर्स होती है? बहुत निगलेक्टेड सा टॉपिक है स्लीप इस पूरे के पूरे देश का। इनफैक्ट मैं वो तो कहूँगा ग्लोबली, बिकॉज हर जगह पे स्लीप एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक्टिविटी मानी जाती है। करेक्ट, अगर सब कुछ ख़त्म हो गया और फिर टाइम मिला तो मैं सोऊंगा। राइट, पीपल डोंट टेक स्लीप एज अ प्रायोरिटी और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू मेंटेन देयर हेल्थ। करेक्ट, लोग बातें करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, लोग बातें करते हैं गुड फूड के बारे में या बेटर डाइट के बारे में, बट कोई क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में कभी बात नहीं करता है। 80+ स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, 80 से भी Right. ज़्यादा। राइट, बट कॉमनली हम जो देखते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स वो यूजुअली 3 कैटेगरीज में आती है। एक होती है कम स्लीप आना, राइट, सो इंसोम्निया। करेक्ट, एक होता है ज़्यादा नींद आना, जिसमें हम आता है हाइपरसोम्निया, जिसका एक और टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। करेक्ट, और तीसरी चीज़ होती है जो स्पेसिफिकली सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स, जो मैंने Correct. कहा बायोलॉजिकल क्लॉक के Clock साथ के डिस्टर्ब साथ। होता है। ये पर्टिकुलर एज के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती है। मैं इसमें थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा, स्पेशली इसमें 2 एक्सट्रीम्स ऑफ एज बहुत कॉमनली अफेक्ट होते हैं। जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेकर 18 तक, या मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ तो मे बी उस एज ग्रुप को 24-26 तक, उनके नेचुरली स्लीप साइकिल एडवांस हो जाते हैं Correct. या थोड़े से आगे चले जाते हैं। तो जब यूजुअली हमें 10-11 बजे जो नींद आनी चाहिए, उनको यूजुअली नींद आती ही है 3 या 4 बजे या 2-3 बजे। ना ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर उनको नेचुरली नींद अगर 2 बजे आएगी, लेकिन अगर उनको स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए अगर 6 बजे उठना पड़ेगा, सो दे एंड अप हैविंग अ लेस स्लीप इन अ Correct. क्वांटिटी करेक्ट, एंड इन क्वालिटी। सो इसका इफ़ेक्ट उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होता है, उनकी डे टू डे रिएक्शंस पे होता है, एग्रेशन हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, इम्पल्सिवनेस होता है। ये हुआ यंगस्टर्स के साथ। करेक्ट, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है एल्डरली पॉपुलेशन में। करेक्ट, वहाँ पे स्लीप साइकिल नेचुरली थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, माने अर्ली हो जाता है। करेक्ट, तो आपने कभी देखा रहेगा कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो यूजुअली 6-7 बजे के बाद वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, उनको बेड पे जाना है, उनको खाना वाना ख़त्म करके दिन को ख़त्म करना है। करेक्ट, मुंबई जैसे सिटी में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ घर बहुत बड़े नहीं होते, तो हर किसी के पास अपनी एक पर्सनल स्पेस नहीं होती है। तो पीपल पुल ऑन देमसेल्स, दिस Okay. एल्डरली पीपल पुल ऑन देमसेल्स टिल द टाइम होल होम इज़ स्लीपिंग। करेक्ट, सो 11-12 बजे तक वो अपने आप को पुल ऑन करते हैं, अपने आप को किसी तरीके से जागते रखते हैं। बट नेचुरली उनका स्लीप साइकिल 7 बजे शुरू हो गया है, तो वो एग्जैक्टली 7 या 8 घंटे के बाद 3 या 4 बजे ख़त्म हो गया है। इसलिए आप देखते हो कि आपके एल्डरली पॉपुलेशन 3 या 4 बजे उठ जाते हैं एंड दे डोंट हैव नथिंग टू डू। करेक्ट, और फिर वो कंप्लेंट लेके डॉक्टर्स के पास आते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है। Correct. यहाँ पे उनकी नींद उनको आ रही है, सिर्फ उनको नींद आने के लिए जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। करेक्ट सर, इनफैक्ट इस यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको कहना चाहूँगा इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया और स्लीप डिप्राइवेशन ये काफ़ी सारे लोग एक मानते हैं। करेक्ट, इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंसोम्निया में आपके पास नींद लेने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। ओ, वेरा स्लीप डिप्राइवेशन में आपके पास नींद लेने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इसलिए आप नींद नहीं ले पा रहे हो। करेक्ट, सो स्लीप डिप्राइवेशन इज बेसिकली अवर प्रॉब्लम। इंसोम्निया रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. राइट, Sleep deprivation requires more of a sleep hygiene, behavioral change, whereas insomnia probably require medical help. दूसरा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक बहुत मेजर कंसर्न होती है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ नींद तक लिमिट नहीं रहती है। करेक्ट, जब आपकी सांस की नींद रात को नींद में चोक हो जाती है, तो आपके ब्रेन को, आपके आइज़ को, आपके हार्ट को, आपके किडनीज को, आपके पैनक्रियास का ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारे ऑर्गन्स जब अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ काम नहीं कर पाते हैं, तो हर ऑर्गन थोड़ा सा डिसफंक्शनल होने लगता है। तो हमने देखा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के केसेस में ज़्यादातर लोग ओवरवेट होते हैं। दे स्टार्ट गेनिंग लिटिल मोर वेट ऑन इन देयर सेंट्रल पोर्शन।
राइट। उनकी कोरोनरी आर्टरी की डिसीजेस होने लगती है, उनकी आर्टरीज में क्लॉट्स डेवलप होने लगती है, उनके ब्लड प्रेशर मैनेज करना डिफ़िकल्ट होने लगता है क्योंकि उनको 1 से 2 से 3 ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उनका डायबिटीज़ डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एक अकेले स्लीप तक लिमिट नहीं रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया प्रैक्टिकली आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हम देखते हैं हमारे ओपीडी में वो यूजुअली इंसोम्निया के और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के ही होते हैं। इनफैक्ट हमने ग्लोबली भी यही ट्रेंड देखा है कि ये 2 मेजर स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस का मेजर हिस्सा बन जाते हैं। थैंक यू सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बताने के लिए। बट इसके कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर किसी लेमैन पर्सन को अगर उसे डिटेक्ट करना है या इवन समझना है कि नहीं मुझे ये एक्चुअली नींद की बीमारी है और मुझे किसी डॉक्टर्स के पास से कंसल्टेशन लेनी है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। मैं इनफैक्ट अगर मैं 2-3 चीज़ें अगर आपको बता दूं तो हर कोई इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सारे अपने आजू बाजू में होते हैं, अच्छा। हर घर में होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं, इतना कॉमन है। मैंने अगर मैं इनफैक्ट एक अगर नंबर कोट करूं तो अपने ही देश में भारत में एम्स भोपाल में कम्युनिटी वाइज एक स्टडी हुई है, सबकी प्रॉपर स्लीप स्टडी हुई है। दीज पीपल आर नॉट पेशेंट्स, दीज आर प्रॉपर नॉर्मल कम्युनिटी पीपल। ओके। और लेवल 1 स्लीप स्टडी करने के बाद हमने ये पाया है कि 32% पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री हु विजिटेड एम्स भोपाल हैड अ हाई रिस्क ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। दैट्स अ 1/3 ऑफ द Right, पॉपुलेशन। right. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट आपके आसपास होते हैं, राइट। सिर्फ आपको नहीं पता है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट है। तो मैं आपके ऑडियंस के लिए मदद करता हूँ कि क्या देखना चाहिए। करेक्ट। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो हैबिचुअली स्नोरर है ओके। कि ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार 5 बार स्नोर करता है, बेड पार्टनर्स को ये चीज़ें पता होती है, बट इशू ये है कि हमारे यहाँ पे खर्राटे मार के सोने वाले आदमी को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरसली माना जाता है, सुकून से सो सुकून रहे से सो रहा है। वहाँ पे उनको ये नहीं समझता है कि इस वजह से शरीर पे आपके कितने टर्मोइल हो रहे हैं। करेक्ट। सो अगर आपके आसपास कोई एक हैबिचुअल स्नोरर है, अगर उस हैबिचुअल स्नोरर को ब्लड प्रेशर भी है, अगर उस हैबिचुअल स्नोरर को अगर सेंट्रल ओबेसिटी या ओवरवेट भी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिए। करेक्ट। आप इनको डेफिनेटली एक क्वालिफाइड स्लीप फिजिशियन के पास लेके जाइए, वो आपको बेहतर मदद करेंगे इसको मैनेज करने के लिए। सेकंड चीज़ होती है जो कॉमनली हमने देखा है कि कुछ लोग उनके हिसाब से एडिक्वेट टाइम बेड में स्पेंड करने के बावजूद भी दिन भर टायर्ड फील करते हैं। करेक्ट। छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो इनएक्टिव रहे तो वो डोज ऑफ हो जाते हैं। अब इसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके लेजीनेस में या उनके एटीट्यूड में मत ढूंढिए, उसका रीज़न शायद प्रायर नाइट की स्लीप के क्वालिटी में और ड्यूरेशन में ढूंढना होता है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने के पेशेंट्स की नींद बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती है नाइट में, अराउजल्स होते हैं, उनकी नींद टूटती है, इसलिए उनकी वो नींद शरीर को वापस दिन भर में पूरी करने की कोशिश करता है। करेक्ट। तो फर्स्ट हमने सिम्टम देखा कि अगर कोई हैबिचुअल स्नोरर है। सेकंड थिंग हमने देखी कोई अगर डे टाइम में टायर्ड या ड्राउजी रहता है तो वो है। थर्ड मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन पेशेंट्स को अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए 2 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और स्नोरिंग ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी ऑन प्रायोरिटी आपके स्लीप हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। बाकी की जो चीज़ें हैं, ओबेसिटी होना या आपके ड्राइविंग व्हील पे आप सो जाना या फिर आप थिएटर में इनएक्टिव बैठे हो तो सो जाना, ये उतनी कॉमनली हम नहीं देखते हैं। बट लाउड स्नोरिंग, डे टाइम टायर्डनेस, करेक्ट। अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा होता है तो उसको डेफिनेटली अपनी मदद करनी चाहिए। एंड लास्ट चीज़ आपके हिसाब से स्लीप मैसेज क्या रहेगा, हेल्थ मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? शायद एक ही चीज़, आपकी स्लीप को इग्नोर मत कीजिए। आपकी स्लीप आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी की हेल्थ पैरामीटर्स। हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग एनुअली अपने हेल्थ चेकअप्स करते हैं,
राइट, वो यूजुअली ब्लड चेकअप्स होते हैं, 2D एको होते हैं या फिर कुछ एक्सरेज होते हैं। कहीं भी इस सारे चीज़ में एनुअल स्लीप एनालिसिस नहीं होता है। करेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्लीप स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज वो एक्सपेंसिव होती है। वो सिर्फ तभी करनी चाहिए जब आपको उसकी जेन्युइनली ज़रूरत है। करेक्ट, बट एटलीस्ट जो हमने आज डिस्कस की चीज़ें उसके बारे में या स्लीप हाइजीन के बारे में अगर आप थोड़े से अवेयर हो जाओगे, राइट, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिम्टम है तो वो ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाके स्लीपिंग पिल्स लेने से अच्छा है कि आप एक क्वालिफाइड स्लीप फिजिशियन को मिलोगे तो आपको ज़्यादा मदद होगी। करेक्ट, टॉपिक आया है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी बार ये जो ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स होती है या एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है कि हम नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खाएंगे, राइट, वो आपको मदद करने से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जैसी बीमारियों को और ख़राब करती है, क्योंकि Correct. आपकी स्लीप की ड्यूरेशन जो बढ़ती है वो ज़्यादा ड्यूरेशन में आपके एपनियाज या आपकी ब्लॉकेजेस बढ़ने लगती है। करेक्ट, तो स्लीपिंग पिल्स कभी भी आपने क्वालिफाइड स्लीप फिजिशियन या फिर क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतना डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे ऑडियंस को। एंड हम कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक स्लीप हेल्थ के बारे में हम और भी पॉडकास्ट करें। एंड आई होप आप सबको ये सारा इन्फॉर्मेशन आगे आपकी डेली लाइफ में काम आएगा और आप आपकी स्लीप हेल्थ के बारे में और सोचोगे एंड उसके ऊपर काम करोगे। थैंक यू, इट वॉज़ माई प्लेजर। थैंक यू।